Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing good. Welcome back to my channel QuillQuest. This is Dr. Sadia Malik from Department of English, Bahauddin Zakri University, Multan, Pakistan. The topic which we are going to study today is the theories of origin of language. Okay. So, in the last lectures we studied that what is basically language, what are its functions, and what is the difference between animal and human communication, what are different design features of the language. You can check my playlist, all the lectures are available there. अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि लैंग्वेज आई कहाँ से. लैंग्वेज को हमने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन लैंग्वेज आई कहाँ से. हाउ डिड द फर्स्ट लैंग्वेज केम इनटू बीइंग. मुख्तलिफ थियरीज हैं इसके हवाले से जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट थियरी इज बिलीफ इन डिवाइन क्रिएशन. The second talks about natural evolution hypothesis. The third talks about invention hypothesis, जिसके अंदर हमारे पास 4 further hypotheses हैं. Ding Dong hypothesis, Poo hypothesis, Bao hypothesis and Tata hypothesis. The next one is the necessity hypothesis, जो कि आगे further divided है 3 different hypotheses में. Warning hypothesis, Yahi-Who hypothesis and lying hypothesis. And then we'll talk about कि genetic source क्या है language का. Okay. अगर हम सबसे पहला देखें hypothesis, तो वो हमें ये बताता है कि language जो है वो एक divine creation है. यानी language is a gift of God to humans. अल्लाह ताला ने, खुदा ने, God ने इंसानों को language के साथ पैदा किया है. Okay. अगर आप मुख्तलिफ रिलीजन्स में देखेंगे तो प्रॉफिट एडम गेव नेम टू ऑल द क्रीचर्स. ये आपको बाइबल में जेनेसिस की बुक 2 वर्स नंबर 20 में, और कुरान जो मुस्लिम्स की होली बुक है ज़ाहिर है, उसमें भी सूरह बकरा के अंदर जो दूसरी सूरत है उसके अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि हज़रत आदम ने चीज़ों को नाम दिए और हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने सिखाए. In the biblical tradition, as described in the book of Genesis, God created Adam and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. यानी हजरत आदम ने जिस चीज का नाम पुकारा वो उसका नाम बन गया. Alternatively, following a Hindu tradition, language came from Saraswati, wife of Brahma, creator of the universe. अब हिंदुओं का भी जाहिर एक religious belief है, उसमें वो ये कहते हैं कि religion जो है, language जो है वो सरस्वती ने, जो जिसने ये कायनात बनाई है, उसने ये दिया है. इन मोस्ट रिलीजन देयर appears to be a divine source who provides human with language. ज़्यादातर मज़ाहिब में यही कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज जो है वो इंसान को उसके क्रिएटर की तरफ से गिफ्ट दी गई है. अब क्रिएटर लैंग्वेज वो रिलीजन टू रिलीजन वेरी कर सकता है, लेकिन एक कंसेंसस यही है रिलीजन्स के हवाले से. It tells us that human beings are born with the capacity and words to use the language. इंसान जो है वो इस सलाहियत के साथ पैदा हुआ है कि वो लफ्ज़ों को या लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सके. ओल्डेस्ट स्टोन एज ट्राइबल लैंग्वेज हैड एक्सप्रेसिव एंड ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी. उसका एक सबूत वो ये प्रेजेंट करते हैं जो लिंग्विस्ट इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि जो बहुत पुरानी कबीलों की ज़बानें थी, ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, उनके अंदर भी ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी. क्योंकि अगर ये खुदा की तरफ से गिफ्ट ना होता तो शुरू में लैंग्वेज बहुत सिंपल होती, लेकिन पुरानी लैंग्वेजेस को भी जब वो स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है. इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज बनी बनाई इंसान को गिफ्ट की गई है. अगर हम दूसरा हाइपोथेसिस देखें, दैट टॉक्स अबाउट नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस और द फिजिकल एडेप्टेशन हाइपोथेसिस, तो वो एवोल्यूशन पे पे बिलीव करता है. एवोल्यूशन की थ्योरी जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन दिस साइड, कि इंसान जो है वो डेवलप हुआ है एप्स से और वो अपने एवोल्यूशन के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा है. वो शुरू में इंसान नहीं था, वो एप्स की एक काइंड थी. During evolutionary development, humans acquired a more sophisticated brain, which made language invention and learning possible. So शुरू में इंसान का ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा sophisticated नहीं था, लेकिन बाद में जब उसकी एवोल्यूशन हुई, यानी वो उसका जहन या दिमाग जो है वो फिजिकली ग्रो करता गया, तो उसकी वजह से उसकी लैंग्वेज इन्वेंशन जो है वो पॉसिबल हो गई. एक वक्त ऐसा आया जब उसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया कि उसने लैंग्वेज सीख ली या लैंग्वेज क्रिएट कर ली. Simple vocalization and gestures inherited from primate ancestors
क्विकली गेव वे फॉर क्रिएटिव सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। जब इंसान ने मुंह से अपनी आवाजें निकालना सीखी, पहले शुरू में वो सिर्फ आ ऊ या इस तरह की वोकलाइजेशन कर सकता था और जेस्चर्स यूज कर सकता था, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करता था सिर्फ, तो वहीं से उसने जो कि उसने इनहेरिट किए थे प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स यानी वो जो कि इंसान नुमा जो कि मखलूक़ात या स्पीशीज शुरू में थी, जैसे गुरीला है या चिंपैंजीज वगैरह हैं, जो कि इंसान की तरह की ही लगती हैं तकरीबन। तो लेकिन ये एवोल्यूशन की जरिए कहती है कि उनकी फिजिकल ग्रोथ एक वक्त पे आके रुक गई और उनमें से कुछ जो है वो डेवलप कर गए, जो बाद में इंसान के अंदर इंसान बन गए। तो वहां से उन्होंने सीखा, जो लोग डेवलप हो गया जिनका ब्रेन, जिन प्राइमेट्स का, तो वहां से उन्होंने क्रिएटिव सिस्टम ऑफ लैंग्वेज जो है वो सीख लिया। और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर्म ग्रामर विद मीनिंग, वहां पे साथ साथ उन्होंने एक तो लैंग्वेज सीखी जब उनका ब्रेन डेवलप हुआ, और कल्चरल डेवलपमेंट जब वो एक सोसाइटी बन गए, ग्रुप ऑफ पीपल बन गए, वहां पर उन्होंने उस लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया, तो उसके अंदर एक कल्चरल डेवलपमेंट भी नजर आई जो कि ग्रामर की शक्ल में थी, और उस ग्रामर के अंदर एक मीनिंग भी थी। यहाँ पर जो दो कॉन्सेप्ट है, होमोसेपियंस एंड होमोलोक्वियंस। होमोसेपियंस आर बेसिकली द वाइज मैन एंड होमोलोक्वियंस आर द टॉकर, यानी बोलने वाले इंसान। तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं कि सबसे पहले बोलने की सलाहियत इंसान को मिली, और उसने उस बोलने की सलाहियत से फिर विजडम या अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जो एतराज किया जाता है वो ये है कि देर इज नो स्टडी ऑफ ह्यूमनॉइड्स, यानी वो जो शुरू के अर्ली इंसान था उसके ऊपर कोई कंक्रीट स्टडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरे, शुरू में उन्होंने वोकलाइजेशन प्रोड्यूस की और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने लैंग्वेज सीखी। सो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। द नेक्स्ट थ्योरी डील्स विद इन्वेंशन और इमिटेशन हाइपोथेसिस। इसी को नेचुरल साउंड सोर्स भी कहा गया है। इसमें जो सबसे पहला हाइपोथेसिस आता है वो है डिंग डोंग हाइपोथेसिस। डिंग डोंग, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड फिनोमिना आफ्टर अ रिकॉग्नाइजेबल साउंड एसोसिएटेड विद इट इन रियल लाइफ। कि शुरू में जब इंसान के पास जबान नहीं थी तो वो चीज़ों की जो नाम है उसकी जो साउंड है वो सुनता था, जैसे बारिश की आवाज है, पत्थर गिरने की आवाज है, जानवरों की आवाज है, तो उसने उन्हीं आवाजों को सुन के उन चीजों का नाम रखना शुरू कर दिया। और वहां से एक वर्बल आइकन यानी वर्ड्स, मीनिंग एंड इंडेक्स यानी साइन और रेफरेंट का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया। ये साइन और रेफरेंट हम जब लैंग्वेज आर्बिट्रीनेस मैंने आपको पढ़ाई है तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज के लफ्ज जो हैं वो किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, और उन दोनों के दरमियान में यानी लफ्जों के और जिस चीज को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है वो मीनिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल टन टन बुम, जैसे जैसे वो आवाज सुनते थे वो उसी हिसाब से उन चीजों को नाम देना शुरू कर देते थे। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो हमें नजर आता है लिंग्विस्ट की तरफ से इस हाइपोथेसिस के ऊपर, क्योंकि ये सब हाइपोथेसिस हैं, वी डू नॉट नो। अब इन हाइपोथेसिस को पास्ट में या माजी में तो जाके तो कोई नहीं कंफर्म कर सकता। कुछ लोगों ने सोचा कि ये ऐसे लैंग्वेज क्रिएट हुई होगी, तो उसके बाद उन्होंने वो हाइपोथेसिस बना दिया, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन का कोई जरिया नहीं है। तो इसके ऊपर जो बाकी लिंग्विस्ट ने एतराज किया वो यही था कि लैंग्वेज ऐसी चीजें जिनकी आवाजें नहीं है। अब आसमान की कोई आवाज नहीं है, तो उन्होंने आसमान को नाम कैसे दिया होगा? कुछ चीजों को तो दे दिया होगा जिनकी आवाजें होंगी, जमीन की कोई आवाज नहीं होती, तो उन्होंने जमीन को कैसे नाम दिया होगा? और ओनोमेटोपिक वोकैबुलरी इज वेरी लिमिटेड, यानी ऐसे ओनोमेटोपिया, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं धम धम उर्दू में, या धड़ाम से गिर पड़ी, या टन टन, इसी तरह से बूम धमाके की आवाज हुई तो धम धमाका बूम। तो ये तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, या ये इतनी नहीं हो सकती कि इसे पूरी एक लैंग्वेज जो है वो वजूद में आ जाए। इफ वी नेक्स्ट टॉक, नेक्स्ट हाइपोथेसिस डील्स विद, उसी का ही पार्ट है इन्वेंशन और इमिटेशन हाइपोथेसिस का, पूपो हाइपोथेसिस। पूपो हाइपोथेसिस में इट टॉक्स अबाउट वॉलंटरी एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसलाइक, हंगर, पेन और प्लेजर। इंसान ये सारे इमोशंस फील करते हैं, भूख लगी उनको, उनको दर्द हुआ, उनको खुशी महसूस हुई, तो वो इन कैफियत में मुख्तलिफ आवाजें निकालना शुरू हो जाते थे। तो नेमिंग द एक्शंस विच कॉज दीज
साउंड्स, उन्होंने जब उनको खुशी महसूस होती थी या जब उनको वो भूख लग रही है तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपनी भूख को या अपनी खुशी को, तो उन्होंने अपने इन एक्सप्रेशंस को, अपने इन एक्शंस को आवाज़ों के ज़रिए से बयान करना शुरू कर दिया, और वही आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते लैंग्वेज बनती चली गई। अब अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस देखें तो वो ये बताए जाते हैं, जो लिंग्विस्ट क्लेम करते हैं कि इमोशनल एक्सक्लेमेशंस आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह से पिछले के ऊपर एतराज था, वो ये भी कहते हैं कि इमोशनल एक्सक्लेमेशन तो होते ही बहुत कम है किसी भी लैंग्वेज में, और फिर ये लैंग्वेज स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी एक लैंग्वेज में जो अगर खुशी का इजहार का जरिया है तो हो सकता है वो दूसरी लैंग्वेज में ना हो। और फिर देयर इज आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है, एक जैसे तो है ही नहीं। किसी एक लैंग्वेज में खुशी का इजहार एक मुख्तलिफ तरीके से होता है, दूसरे में मुख्तलिफ तरीके से हो रहा होता है, या दुख का या गम का इजहार एक लैंग्वेज में, एक कल्चर में डिफरेंट होगा, दूसरे में मुख्तलिफ हो जाएगा, तो वो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। इन्वेंशन हाइपोथेसिस का एक तीसरा पर्सपेक्टिव जो हमारे सामने आता है वो यह बाउ बॉय हाइपोथेसिस की इमिटेशन ऑफ द एनिमल नॉइजेस। फॉर एग्जांपल मूव, बाघ, हिस, इंसान शुरू में जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, जानवरों के साथ उसको सरवाइव करना होता था, तो वहां पर वो जानवरों की आवाजें सुनता था, चीजों की आवाजें को सुनता था, तो उसने उन्हीं को ही इमिटेट करना शुरू कर दिया। इट इज अ साइन कनेक्टेड विद इट्स मीनिंग इन टाइम एंड स्पेस, यानी वो वक्त और जो उसका एरिया था जहाँ पे स्पेस में वो एग्जिस्ट करता था, वहीं पर उसने चीज़ों को उनकी आवाज़ों के साथ रिलेट करना शुरू किया और वहां से एक साइन बन गया। इसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्शन देखें तो वो एक दफा फिर से यही आता है कि ये जो आवाज़ें होती हैं एनिमल्स की, दे फॉर्म अ लिमिटेड पार्ट ऑफ वोकैबुलरी ऑफ एनी लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एनिमल साउंड डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। एक में हम कह रहे हैं म्याऊ म्याऊ और दूसरे में म्यू म्यू है। उर्दू में हम कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है और द डॉग इज बार्किंग इन इंग्लिश, तो बार्क और भौंकने को हम कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस हैं जो कि रेज किए जाते हैं बाउ बाउ हाइपोथेसिस के हवाले से भी। Okay, if you look at the next hypothesis, that is Tata hypothesis, that is tool making source. It talks about mouth pantomime, यानी organs of speech imitated the gestures of hand. शुरू का इंसान जो है वो स्ट्रगल करता था, उसने दरख्त काटने हैं, उसने पत्थर हटाने हैं, उसने गिरानी है, ये सारी चीजें उसने शिकार करना है। उस वक्त उसके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हुआ करते थे वो बोलने के लिए काम नहीं आते थे, वो ऑटोमेटिकली उसके जो हाथ पाँव की जो मूवमेंट होती थी उसको ही इमिटेट करना शुरू हो गए। और वहां से क्या हुआ कि देयर वर लिप आइकन्स ऑफ हैंड जेस्चर, असल में हाथ की ये जिस्मानी मूवमेंट थी, और उस जिस्मानी मूवमेंट को जब ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर या उसके हाथों, उसके होठों और ब्रेन ने कॉपी करना शुरू किया, तो वहां से फिर लैंग्वेज का आगाज हुआ। Tool making or the outcome of manipulating objects and changing them using both hands is the evidence of a brain at work. जब हम टूल मेकिंग कर रहे होते हैं, इसमें वो ये एक लिंग्विस्ट जो इस थेरी को एडवोकेट करते हैं, उनके मुताबिक जब टूल मेकिंग की जाती है, आप देखिए, आप कैंची से अगर आप काट रहे हैं या आप छुरी से कोई चीज़ काट रहे हैं, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली अगर आप जोर लगा रहे हैं तो आपके जो जॉज हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, या आप उनको भींच लेंगे, या जो आप जोर हाथों से लगा रहे हैं वही जोर आपके मुंह के जरिए से भी आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपका ब्रेन जो है वो उसी आपकी मूवमेंट को आपकी फेस के ऊपर या आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के जरिए से भी रिफ्लेक्ट करता है। Those functions that control the motor movements involving complex vocalization, speaking, and the object manipulation, making or using tool, are very close to each other in the left hemisphere of the brain. अब साइंस हमें ये जो बताती है, ये जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब आप ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में बेसिकली आपकी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, और वहीं पर आपकी जो वोकलाइजेशन है, जो ऑब्जेक्ट मेकिंग मैनिपुलेशन है, या जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका वो जो सारा फंक्शन है वो भी आपके उसी ब्रेन के पार्ट में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में हो रहा होता है। इट मे बी दैट देयर वाज एन एवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज यूजिंग एंड टूल यूजिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन, एंड दैट बोथ वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीकिंग ब्रेन। यानी ये दोनों जब इंटीग्रेट हुई ह्यूमन बींग्स के लेफ्ट हेमिस्फीयर में, तो वहां से उन्होंने टूल बनाना भी सीखे, टूल्स को यूज करना भी सीखा, और साथ ही साथ लैंग्वेज भी उसका बाय प्रोडक्ट बन गई।
इसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शंस देखे जाएं तो ये बताए जाते हैं कि जेस्चर्स वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हर कल्चर, अगर जेस्चर्स जबान की बुनियाद होते हैं तो ये कोई यूनिवर्सल चीज होनी चाहिए थी। जेस्चर्स तो एक जबान से दूसरी जबान के अंदर वेरी कर जाते हैं, तो इसलिए ये थेरी भी पूरी एक लैंग्वेज के ये हम नहीं समझ सकते कि इससे पूरी लैंग्वेज वजूद में आ गई होगी। द नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज नेसेसिटी हाइपोथेसिस, कि इंसानों की जरूरत थी। सबसे पहला हाइपोथेसिस इसके अंदर वार्निंग हाइपोथेसिस हमारे सामने आता है कि लैंग्वेज माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम वार्निंग सिग्नल सच एज कॉज्ड बाय एनिमल्स, यानी उस जमाने में या अर्ली जो ह्यूमन बीइंग्स था, ह्यूमन बीइंग जो थे, जब वो कम्युनिटी की फॉर्म में रहते थे तो उन्हें जानवरों से बचना होता था, उन्हें मुख्तलिफ खतरात से बचना है या उन्हें जो है शिकार करना है, तो वहां पर फिर वो वार्निंग सिग्नल्स एक दूसरे को देते थे ताकि वो उन जानवरों से बच सके। हंटिंग इंस्ट्रक्शंस उन्होंने एक दूसरे को देनी होती थी। इंस्ट्रक्शंस कनेक्टेड टू वर्क, यानी यहाँ से उनकी एक ज़रूरत पैदा हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज को क्रिएट किया। एवरीडे एक्टिविटी एंड सिचुएशन, फॉर एग्जांपल लुक आउट, रन, हेल्प, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी ज़बान है, जो इस हाइपोथेसिस को फेवर करते हैं वो ये समझते हैं कि इंसान ने ये जो ज़बान है वो इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देने से सीखी है, जो बाद में फुली एक लैंग्वेज के तौर पर डेवलप हो गई। Okay. The next necessity hypothesis is very much related to the previous one. This is Yu-He-Hu hypothesis or the social interaction source. It talks about कि humans को early जो humans थे उनको human cooperative effort करने की ज़रूरत थी, यानी उनको मिलजुल कर काम करने थे, दरख्त काटने थे, पत्थर हटाने थे, शिकार करने थे, जानवरों से बचने था। तो इसके लिए चूंकि उनके लिए उन्हें एक सोशल इंटरेक्शन करनी थी एक दूसरे के साथ, तो इसलिए उन्होंने लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल मूविंग ग्रेट स्टोन्स, ब्लॉकिंग ऑफ केव्स, स्टोन्स फ्रॉम रोविंग कार्निवर्स, रिपीटिंग वॉर लाइक फ्रेजेस टू इन्फ्लेम द फाइटिंग स्पिरिट। तो यहाँ से उनकी एक जरूरत पैदा हुई और उन्होंने आवाजें या लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एक और जो नेसेसिटी हाइपोथेसिस है वो लाइंग हाइपोथेसिस है कि ऑल इंटेंशंस और इमोशंस वर एक्सप्रेस्ड बाय जेस्चर्स, लुक एंड साउंड, यानी इंसान को जबान की जरूरत नहीं थी। इंसान तो अपने सारे जज्बात, अपने सारे इरादे सब कुछ जेस्चर्स के जरिए से, लुक्स के जरिए से या सिर्फ साउंड निकालकर, वर्ड्स नहीं सिर्फ साउंड्स निकालकर बता सकता था। असल प्रॉब्लम उसको उस वक्त हुई जब उसने किसी को डिसीव करना था, चीट करना था, झूठ बोलना था, तो उस वक्त उसने लैंग्वेज क्रिएट की, क्योंकि झूठ आप किसी को इशारे से नहीं बता सकते, झूठ आपको किसी को साउंड लेकर निकाल के नहीं बता सकते, इसलिए इस जरूरत के तहत इंसान ने लैंग्वेज क्रिएट की। जो जेनेटिक सोर्स है या इनेटनेस हाइपोथेसिस है वो हमें ये बताता है कि इंसान, ये बहुत रीसेंट थ्योरी है जो कि नॉम चॉम्स्की ने दी थी 1950s में। इट टॉक्स अबाउट द जेनेटिक सोर्स, कि इंसान जो है वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या उसके जहन में जो सलाहियत है जबान को इस्तेमाल करने की वो लेकर आया है। उसमें आप देखिए कि इट टॉक्स अबाउट इन्फेंट डेवलपमेंट। बच्चे क्या करते हैं कि बेबीज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स इंक्लूडिंग ब्रेन ग्रोथ एंड द डिसेंट ऑफ द लिरिक्स विच इनेबल वॉकिंग एंड टॉकिंग, यानी जब एक बहुत छोटा बच्चा आपके सामने पैदा होता है वो सिर्फ रो सकता है, लेकिन जब वो 4 5 6 महीने का होता है तो फिर वो छोटी छोटी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। जब वो 8 9 10 महीने का होता है तो वो एक एक लफ्ज पुकारना शुरू हो जाता है, बाबा मामा, जो वो सुन रहा है। तो उस वक्त और भी 1 साल 2 साल का बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लफ्ज मिला के जुमले बनाना शुरू कर देता है। यहाँ से पता चलता है कि उसकी ब्रेन की भी ग्रोथ हो रही है और उसके फिजिकल ऑर्गन्स की भी ग्रोथ हो रही है, जो कि उसे चलने में और बोलने में हेल्प करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि देयर इज एन इननेट लैंग्वेज कैपेसिटी, यानी पैदाइशी एक सलाहियत है। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज स्किल्स सजेस्ट एन इननेट ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, एज इवन डेफ चिल्ड्रन कैन फ्लुएंटली यूज साइन लैंग्वेज, यानी वो जो डेफ होते हैं वो भी इशारों की जबान से कम अज कम जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से एक इननेट लैंग्वेज कैपेसिटी का पता चलता है। जो जेनेटिक हाइपोथेसिस है, द इनेटनेस हाइपोथेसिस proposes that a specific genetic mutation might be responsible for humans unique language ability, suggesting a rapid rather than gradual चेंज, यानी एक वक्त आता है जब वो बहुत जल्दी बच्चा लैंग्वेज फॉरन पिक कर लेता है, वो जेनेटिक हाइपोथेसिस है कि उसके जीन्स में एक वक्त आता है कि ऐसी चेंज हो जाती है कि वो फॉरन लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर देता है।
इसमें एक शिफ्ट जो आया है रिसर्च फोकस के हवाले से कि इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज हैव मूव्ड टुवर्ड्स सर्चिंग फॉर अ लैंग्वेज जीन एंड ड्राइंग एनालॉजीज विद कंप्यूटर प्री प्रोग्रामिंग एंड जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो जेनेटिक सोर्स है ये पहले सिर्फ इंसानी बच्चों के ऊपर फोकस करता रहा है, लेकिन अब वो लैंग्वेज जीन के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसे जीन्स हैं जो कि शायद लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसी जीन्स को स्टडी करते हुए वो कंप्यूटर प्री प्रोग्रामिंग और जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। If humans possess a unique genetic capacity for language, it could be impossible for other species to produce or understand language in the same way. अगर इंसानों के जीन्स के अंदर एक कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कोई और स्पीशी ये लैंग्वेज सीख ही नहीं सकती। यहाँ पर आप देखिए जब हमने स्टडी किया है कंपैरिजन ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन विद ह्यूमन लैंग्वेज, तो वहाँ हमने देखा है कि उनके वोकल साइंस, उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही होती है एज कम्पेयर टू कि जैसे ह्यूमन लैंग्वेज काम करती है। यहाँ से हमें फिर पता चलता है कि व्हाट आर डिफरेंट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इसमें एक जो थियरी है वो मोनोजेनेसिस की है। मोनोजेनेसिस ये हमें ये बताती है कि शुरू में सिर्फ एक लैंग्वेज थी, और ये डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आई। एक थ्योरी है कि एक सोच है, एक हाइपोथेसिस है कि खुदा ने दी लैंग्वेज और वो एक ही लैंग्वेज थी, और मुख्तलिफ जो लोग उसमें प्रपोज करते हैं कि शायद पहली लैंग्वेज या तो बास्क थी, जर्मन थी, ग्रीक थी, संस्कृत थी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गॉड स्पोक स्वीडिश, एडम स्पोक डैनिश, एंड सरपेंट जो कि शैतान के लिए कहा जाता है ही स्पोक फ्रेंच। पोलीजेनेसिस की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये कोई, चूंकि खुदा की भेजी हुई गिफ्ट नहीं था, ये खुदा की दी हुई कोई चीज नहीं थी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस इकट्ठी डेवलप, जहां जहां इंसान मौजूद था तो वो उसने अपने एंड पर ही लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी, और लैंग्वेज फैमिलीज डाइवर्ज्ड इनटू और डिसेंडेड इनटू डिफरेंट न्यूमरस लैंग्वेजेस। यानी शुरू में हो सकता है 4 5 6 लैंग्वेजेस हो जहां जहां इंसान एग्जिस्ट करता था ग्रुप्स की फॉर्म में, लेकिन उन 4 5 6 लैंग्वेजेस से अब हमारे सामने हजारों लैंग्वेजेस जो हैं वजूद पजीर हो गई हैं, और वो अगर आप उनको ट्रेस करते हैं हम तो वो लैंग्वेज फैमिलीज की शक्ल में है, यानी 8 10 लैंग्वेजेस वो कहीं ना कहीं उनकी एक पेरेंट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ से भी पॉलीजेनेसिस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ओके, साइंटिफिक मोनोजेनेसिस भी एक और थियरी है इससे रिलेटेड। इट टॉक्स अबाउट कि फुली मॉडर्न ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड इन अफ्रीका 150,000 years ago. Humans colonized various continents. The original mother tongue diverged through time to time, from through time to form numerous languages. यानी शुरू में इंसान सिर्फ अफ्रीका में था, वहां से जब वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कॉन्टिनेंट्स में फैलता चला गया तो उनकी जो एक जबान थी वो बहुत सारी और लैंग्वेजेस में चेंज होती चली गई। ये देखिए, ये अब इसी तरह से वर्ल्ड फैमिलीज का एक ट्री है। इसमें बुनियादी तौर पर कुछ ज़बानें हैं, जैसे ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है। दिस इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये फिर किस किस तरह से ये फैली हैं ये आप जाके देख भी सकते हैं। इसमें इंग्लिश, जर्मन, जर्मैनिक, ये देखिए ये रोमांस लैंग्वेजेस हैं, ये स्लेविक लैंग्वेजेस हैं, ये स्पेनिश हैं, ये दरख्त की तरह से हैं। यानी जो जड़ों में चीज़ें हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं। यहाँ पर देखिए ये जो जड़ के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ बिल्कुल चंद लैंग्वेजेस हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, 3 4 होंगी, और जब ये फैलती चली गई ऊपर उसकी शाखें आपको नजर आ रही हैं, तो ये बड़ा सिंबॉलिक है कि किस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज को स्टडी करने के लिए कि पहली लैंग्वेज थी कौन सी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ग्रीक्स ने, जो कि यूनानी लोग थे, द ग्रीक राइटर हेरोडोटस रिपोर्टेड द स्टोरी ऑफ एन इजिप्शियन pharaoh named Symphaticus or Zamtic, who tried the experiment with 2 newborn babies more than 2500 years ago. उसमें हेरोडोटस ने ये कहा कि उसने क्या किया कि उसने 2 जो बिल्कुल नए पैदाइशी बच्चे थे उनको आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलहदा कर दिया, यानी वो कोई ज़बान ना सुन सकते थे ना उनके कानों में कोई पड़ी। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका यही था कि द बेबीज वर आइसोलेटेड फॉर 2 years विद ओनली गोट्स एंड अ म्यूट शेपर्ड फॉर कंपनी, जहाँ पर सिर्फ बकरियां थी और एक गूंगा जो चरवाहा था वो उनके साथ था, और उसका रिजल्ट ये निकला, द चिल्ड्रन रिपोर्टेडली अटर्ड बिकॉज, यानी जो वर्ड्स उन्होंने शुरू, बच्चे जो सिर्फ अटर कर सकते थे वो
फ्रिजियन वर्ड था जो कि ब्रेड के लिए यूज हुआ करता था। उससे फ्योरो ने ये कंक्लूजन निकाला कि फ्रेजियन मस्ट बी द ओरिजिनल लैंग्वेज, यानी बच्चों ने जब किसी कोई और जबान को नहीं सुना तो उन्होंने वो जबान बोली जो उनके दिमाग में एग्जिस्ट करती थी, जो कि पैदाइशी उनको दी गई थी। लेकिन इसके ऊपर स्केप्टिसिज्म ये कम्युनिकेट हुआ कि कमेंटेटर सजेस्ट दैट द चिल्ड्रन लाइकली इमिटेटेड द साउंड्स फ्रॉम द गोट्स रादर देन स्पीकिंग एन एक्चुअल ह्यूमन वर्ड्स, कि बिकॉज जो है वो शायद बकरियों की ही आवाज थी जो उन्होंने इमिटेट करना शुरू कर दी, और बिकॉज कोई ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड नहीं था। किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड ने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था 1500 years ago, कि द चिल्ड्रन रिपोर्टेडली began speaking Hebrew, reinforcing the king's belief that Hebrew was the language of the Garden of Eden, कि जन्नत की जो ज़बान थी जहाँ पे हज़रत आदम थे तो वहाँ पर हिब्रियो वहाँ की ज़बान थी। इसलिए जब उन्होंने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों को अलग रखा 2 साल के लिए 2-3 साल के लिए कोई ज़बान उन्होंने नहीं सुनी, तो बाद में जो लैंग्वेज वो यूज़ बोलना शुरू की उन्होंने वो हिब्रियो लैंग्वेज थी। तो वहां से ये रिजल्ट उन्होंने निकाल लिया कि हिब्रियो जो है वो जन्नत की जबान थी। However, other instances of children found living in isolation without exposure to human speech typically do not support these divine source experiment results. बाद में बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि मॉडर्न एज में भी, ये 1900s में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें बच्चों को आइसोलेशन में रखा गया है 8-8 10-10 साल तक। तो उसमें वो रिजल्ट ये निकलता है कि वेरी यंग चिल्ड्रन हु ग्रो अप विदाउट एक्सेस टू ह्यूमन लैंग्वेज डू नॉट डेवलप एनी लैंग्वेज एट ऑल, कि वो बच्चे जिनको लैंग्वेज सुनने को नहीं मिली वो बोलने की सलाहियत ही उनकी खत्म हो गई, वो बोल ही नहीं सके सारी उम्र, क्योंकि जो उनका पहले 8-10 साल का पीरियड था लैंग्वेज सीखने का, जिसको क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहा जाता है, वो गुजर गया। तो उसके बाद उनके ब्रेन के अंदर वो लैंग्वेज सीखने की सलाहियत भी खत्म हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो हाइपोथेसिस हैं इनकी कोई साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं की जा सकती। ऑल इमिटेशन हाइपोथेसिस इंडिकेट हाउ आइसोलेटेड वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज डेवलप, यानी जितने भी इमिटेशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस हैं वो सब ये सिर्फ ये बताते हैं कि इंसान ने शायद एक एक दो दो वर्ड्स कैसे सीखे होंगे, और वो जितने भी वर्ड्स हैं आइकॉनिक एंड नॉन आर्बिट्ररी रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ वेरी लिमिटेड वोकैबुलरी ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी जिसमें डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट का और उसके नाम का, वो तो हर लैंग्वेज के अंदर बहुत ही थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं। हाउ डिड क्रिएटिव जनरेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और ग्रामर ओरिजिनेट, और यहाँ पे ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इंसान ने ग्रामर कैसे सीखी। लफ्ज तो शायद उसने प्रोड्यूस करना छोटे मोटे कहीं 10-15-20 लफ्ज सीख लिए होंगे, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त हर इंसानी जबान हजारों लाखों अल्फाज पर और उनसे आगे बनने वाले इन्फिनिट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है। ये इंसान ने कैसे सीखा? तो ये जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की थेरीज हैं वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। थैंक यू सो मच। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, आप इनको देख सकते हैं। uh, जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड ह्यूमन लैंग्वेज जनरेट, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू इट, व्हिच वन इज मोर प्लॉजिबल, यानी आपको कौन सी ज्यादा सही लगती है। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। ह्यूमन बीइंग इज गिफ्टेड विद लैंग्वेज, हाउ कैन दिस पॉइंट बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ इनेटनेस हाइपोथेसिस, इंसान को गिफ्ट दी गई है लैंग्वेज लेकिन उसको एक पैदाइशी तौर पर सलाहियत के तौर पर दी गई है, आप इसको कैसे पॉइंट को प्रूव करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी से रिलेटेड जैसे मोनोजेनेसिस, पॉलीजेनेसिस और फर्स्ट मदर टंग, इससे रिलेटेड जो थेरीज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको इसमें बतानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। प्लीज like my channel, subscribe, share and hit the bell icon button. Dr. Sadia Malik signing off. Thank you so much.